ओके, टॉक अबाउट द jurisdictions ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कल हमने इंडिपेंडेंस वगैरह जो है ये सब चीजें पढ़ ली थी। अब jurisdiction की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ jurisdiction जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें ओरिजिनल jurisdiction होता है। सो व्हाट डज ओरिजिनल jurisdiction मीन? ओरिजिनल jurisdiction के अंदर जो जो टॉपिक्स आते हैं उसके लिए आप जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। लोअर कोर्ट कैन नॉट रूल ऑन देम। ऑल राइट। सो ये कब होता है? whenever there is a dispute between the different units of the Indian Federation। जभी भी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन के बीच में डिस्प्यूट होता है, जिसको वेरी गुड वी ऑल्सो से एज फेडरल डिस्प्यूट्स। सो इन दैट केस यू डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अब इसके पीछे का रीजन समझिए कि अगर सेंटर और वर्सेस, ओके, सेंटर वर्सेस वन और मोर स्टेट, मतलब सेंटर वर्सेस लेट अस से आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना एट वन साइड, मतलब आंध्रा तेलंगाना एक साइड लड़ रहे हैं और सेंटर एक साइड लड़ रहा है, तो इसमें कहां जाएंगे आप? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखिए तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन समझ आ जाएगा। इफ सपोज आंध्रा एंड तेलंगाना आर फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट द सेंटर, सो कैन दे गो टू एनी हाई कोर्ट? कौन सा हाई कोर्ट रहेगा जहां पर दे कैन दे कैन एक्सपीरियंस फेयर जजमेंट? तो फेयर जजमेंट जो है, ओके, फेयर जजमेंट जो है वो कहाँ? फेडरल डिस्प्यूट कह रहे हैं, फेडरल डिस्प्यूट। इंडिया है ना, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया फेडरल डिस्प्यूट्स कहे उसी को कहेंगे ना, कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में, स्टेट्स वर्सेस स्टेट के बीच में कोई डिस, ओके। अब यहां पर जो है सेंटर एंड वन और मोर स्टेट के बीच में अगर बैटल है तो कहां जाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के पास। उसके बाद सेंटर एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन अदर साइड। अब यहां देखिए क्या हो रहा है। सपोज कोई इशू है, उसमें सेंटर जो है, दो स्टेट्स के बीच में इशू है, तो सेंटर हैज साइडेड विथ लेटस से बिहार। तो सेंटर एंड बिहार विल बी एट वन साइड फाइटिंग टुगेदर वर्सेस लेटस से झारखंड। देर इज सम डिस्प्यूट, ओके, देर माइट बी अ डिस्प्यूट ऑन ऑफ सम नेचर जहां पर बिहार और झारखंड लड़ रहे थे, एंड द सेंटर सेड दैट नो, बिहार केस इज स्ट्रॉन्गर, देन झारखंड ड्रैग्ड बोथ सेंटर एंड बिहार टू द सुप्रीम कोर्ट। सो क्या वहां पर अगर सेंटर और बिहार एक साइड रहेंगे और झारखंड एक साइड रहेगा, सो कैन यू गो टू एनी हाई कोर्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग बायस जजमेंट? ओनली इन सुप्रीम कोर्ट यू कैन एक्सपीरियंस फेयर जजमेंट इन दिस केस। व्हाई? बिकॉज हाई कोर्ट्स जो है उसमें बायसनेस आ सकता है। दूसरी चीज है, अगर यूपी वर्सेस बिहार, कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु, असम वर्सेस मिजोरम, इनके बीच में फाइट हो रहा है, सो वेयर विल दे गो? कॉमन सेंस की बात है, सुप्रीम कोर्ट ही बचाना, कि अपने अपने हाई कोर्ट में तो ले नहीं जाएंगे। क्या कभी यूपी मानेगा पटना हाई कोर्ट में जाने के लिए? क्या कभी बिहार मानेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के लिए? विल एवर असम गवर्नमेंट कंसीड दैट कि ओके आई विल गो एंड फाइट माई केस इन द एज इन द मिजोरम हाई कोर्ट या मिजोरम बेंच? द आंसर इज नो। तो वहां पर जो है, यस यू आर वेरी राइट, एक न्यूट्रल वेन्यू की जरूरत होती है। और इसीलिए हम ये कहते हैं, वेन एवर देर इज अ फेडरल डिस्प्यूट और अ डिस्प्यूट ऑफ फेडरल नेचर, द सुप्रीम कोर्ट विल हैव ओरिजिनल jurisdiction। सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स इट इज एक्सक्लूसिव एंड इट इज ओरिजिनल। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है इट विल एक्सक्लूसिवली हैंडल दीज डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अब फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या है? यू विल डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यू विल नॉट गो टू द हाई कोर्ट और द लोअर कोर्ट और एनी ट्राइब्यूनल्स। whenever these issues will be there, okay, so उस केस में हम क्या देखेंगे
कि डायरेक्टली आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, इसीलिए एक्सक्लूसिव हम कह रहे हैं। एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर सच डिस्प्यूट्स? द कंडीशन इज दैट द डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट on which the existence or extent of a legal right depends, excluding political questions। मतलब जो फेडरल डिस्प्यूट है, इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल इन नेचर। पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आप जैसे कोई, देयर इज सम डिस्प्यूट रिगार्डिंग रिसोर्सेस, there is some dispute regarding forests, there is some dispute regarding some other problems which are administrative in nature. Okay, they should not be political questions, please remember. And private citizens cannot bring suits against the center or state under this jurisdiction। तो प्राइवेट सिटीजन्स कहाँ जाएंगे अगर उनको स्टेट के अगेंस्ट लड़ना है? तो प्राइवेट सिटीजन्स किधर जाएंगे? वो उस स्टेट के हाईकोर्ट में पहले जाएंगे। जिस स्टेट के साथ उनकी प्रॉब्लम है उस स्टेट के हाई कोर्ट में जाएंगे। ओके, यस, रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट इज अनदर थिंग, वो इसमें जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जब हम कह रहे हैं, ओके, तो उसमें ये है कि डायरेक्टली यू विल गो इन द फर्स्ट इंस्टेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फर्स्ट इंस्टेंस। नाउ इफ आई से सेकेंड इंस्टेंस, तब वो क्या हो जाएगा? It means you are appealing or you are going to the Supreme Court after you have approached some other court, है कि नहीं? ऑल राइट, तो ये जो है, ओके, ये जो है बेसिकली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फेडरल डिस्प्यूट्स में काम करता है। बिकॉज whenever you have to decide on the federal disputes, you need neutral venue which can only be provided by the Supreme Court। इसमें एक्सक्लूडेड क्या क्या है वो हम देखते हैं। सो दिस jurisdiction does not extend to disputes which are arising out of treaties, agreement, etc. made before the constitution came into effect, any kind of interstate river water dispute। तो I think this somebody has said about this, Gauri has said interstate water dispute नहीं आता है। matters referred to the finance commission and certain expense and pension adjustments between the center and the state। okay, so ये किसके अंदर आता है? ओरिजिनल jurisdiction आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इसको डिफाइन किया गया है। ऑल राइट, किसी भी टाइप का ट्रीटीज अग्रीमेंट वगैरह जो है उसमें jurisdiction इनका नहीं आता है, विच इज मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट में भी जो है दे कैन नॉट डू इट। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं रिट जुरिस्डिक्शन में। तो रिट पढ़ा है हमने पहले, कहीं पढ़ा है रिट्स? वी हैव रेड इट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको जो है हमने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। और ये रिट जुरिस्डिक्शन जो है, दिस इज बेसिकली एम्पावरिंग द सुप्रीम कोर्ट to issue writs to enforce the fundamental rights of the citizens। So if you will remember, we had read about the habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari। So इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रिट आप कहेंगे? If I ask you, there is no ranking as such, but if I ask you which is the most important writ that we deal with, so which writ you will say it is the most important writ? It is the habeas corpus। ओके, यू आर करेक्ट, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट, हैबियस कॉर्पस आंसर होगा। एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा और मुझे बताइए कि अगर समझ में आ रहा है आपको, नहीं तो फिर उसके बाद मैं समझाता हूं, नहीं आया तो। इट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। ये चीज समझ में आई? व्हाई आई एम सेइंग दैट रिट जुरिस्डिक्शन फॉर द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव? It means that writ jurisdiction is shared with the High Court as well under Article 226। Article 226 allows the High Court to issue writs, and whose writ jurisdiction is bigger or broader? High Courts।
The High Court can issue writs not only for the enforcement of fundamental rights, but also for any other legal purposes. Whereas Supreme Court का जो writ jurisdiction है, it is limited to Part 3, that is fundamental right. जब मैं कह रहा हूं कि फेडरल डिस्प्यूट्स जब होगा और डिस्प्यूट्स ऑफ फेडरल नेचर, दिस विल बी ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है? मतलब ये शेयर्ड नहीं है किसी के साथ, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। बट व्हेन रिट जुरिस्डिक्शन इज, इट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। व्हाई? बिकॉज इट इज शेयर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल है और एक्सक्लूसिव लेकिन नहीं है? इसका दो मतलब होता है। देखिए, इसको जो है समझने के लिए दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, एक ओरिजिनल और एक नॉट एक्सक्लूसिव। और फेडरल डिस्प्यूट्स में क्या है? ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब समझ गए सारे? एक्सक्लूसिव अगर लिखा हुआ है फेडरल डिस्प्यूट, इट मींस ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन हेयर। रिट जुरिस्डिक्शन में इफ इट इज रिटन नॉट एक्सक्लूसिव, इट मींस दैट इट इज शेयर्ड विद द हाई कोर्ट। यहां तक समझ में आ गया कि यहां पर किसी को डाउट है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? बट हेयर इज द थिंग, ओरिजिनल, it is written original, it means that whenever we say that there is an original jurisdiction, it means you can go directly to the court. मतलब रिट जुरिस्डिक्शन में क्या आपको पहले हाई कोर्ट जाना कंपलसरी है? डू यू गाइज नीड टू गो टू द हाई कोर्ट फर्स्ट, और कैन यू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट? You can directly approach the Supreme Court. So when I say it is original but not exclusive, it means I can directly go to the Supreme Court. I don't have to first approach the High Court. And not exclusive का मतलब है I have two recourse, मतलब दो जगह में जा सकता हूं डायरेक्टली। या तो मैं हाई कोर्ट जा सकता हूं या मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। अब ये चीज समझ में आई आपको? वाई इन फेडरल डिस्प्यूट्स इट इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, and in writ jurisdiction it is original but not exclusive. It means in the writ jurisdiction, when I say it is original, I can directly approach the Supreme Court. But when I say it is not exclusive, it means it is shared with the High Court. I have one more recourse that I can, before approaching the Supreme Court, I can even go to the High Court. But can the Supreme Court tell me, deny me if I go directly with the writ jurisdiction? It cannot deny me if it is writ jurisdiction pertaining to fundamental rights. But what is the advice that is given by the Supreme Court in writ jurisdiction? I am asking advice to the petitioner. सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? पहले एचसी जाइए। ये कहता है मैं आपको मना नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज इट इज ओरिजिनल jurisdiction. You can directly approach me, but they say that you please go to the high court first. Okay? आप जो है पहले हाई कोर्ट की तरफ जाएं। ओके? क्या ये चीज क्लियर है? ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव, फेडरल डिस्प्यूट ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। Original and exclusive means I have to directly go to the Supreme Court, and this power of Supreme Court to adjudicate on federal dispute is not shared with anyone else. Okay? I hope this is clear. Aggrieved citizens, they can directly approach the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights without needing to go through lower courts. There is no need, but there is an option. ओके और इसमें हम क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव। हाई कोर्ट्स आल्सो हैव द अथॉरिटी टू इशू रिट्स, एंड हाई कोर्ट्स रिट जुरिस्डिक्शन इज ब्रॉडर। व्हाई? because not only the high court can issue writs for the enforcement of fundamental rights, it can also issue writs for the enforcement of legal and other rights. क्या ये चीज क्लियर है? आर्टिकल 226 is broader than Article 32 of the Constitution. Okay. Differences with High Court writ jurisdiction मैंने बता दिया।
सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन है वो लिमिटेड है, whereas हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर बोथ enforcement of fundamental rights and other purposes. That's why high courts have a broader writ jurisdiction. Okay, but the thing is that in the constitution it is mentioned कि parliament can extend the supreme court's power to issue writs for other purposes, but they have not done it. There is this power of parliament to enhance the jurisdiction. Can it be curtailed? कैन पार्लियामेंट कर्टेल द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? आपको मैंने कल ही बताया था कि कर्टेलमेंट हो सकता है, इंक्रीमेंट तो बिल्कुल हो सकता है. इट कैन बी इंक्रीज, द जुरिस्डिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय द पार्लियामेंट, बट इट कैन नॉट बी डिमिनिश्ड. उसको डिमिनिश आप नहीं कर सकते हो. ओके, ओनली इंक्रीज्ड. ऑलराइट. द सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल jurisdiction over federal dispute is exclusive, which is in contrast with the concurrent jurisdiction इन केस ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन. ओके, अब हम आ जाते हैं अपेलेट जुरिस्डिक्शन पे. ये समझ में आ गया, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ फेडरल डिस्प्यूट्स, देन रिट जुरिस्डिक्शन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अपेलेट जुरिस्डिक्शन. तो अपील करना, अपील करना सभी लोग जानते हैं, है ना. पापा ने नहीं सुना तो मम्मी से अपील कर रहे हैं. ओके, मम्मी ने नहीं सुना तो दादी से अपील कर रहे हैं. इट व्हाट डज दिस मीन? व्हेन योर prayer or request is rejected by one court, you have the authority or you have the power to go to the higher court. Okay, क्योंकि हमारा क्या है, अगर आपको याद होगा, वी आर ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी. हम क्या है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. सो जब यू आर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, फ्रॉम देयर you get the power to appeal. Okay, so अपील कहां कहां पे होता है? देर इज अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. ये जो अपेलेट जुरिस्डिक्शन है वो कहां से स्टार्ट होता है? अपेलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से स्टार्ट होता है. अगर कोई हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे दे हैव गिवन अ जजमेंट, सो यू आर परमिटेड. ओके, इफ यू आर परमिटेड बाय द हाई कोर्ट, कैसे हाई कोर्ट परमिट करेगा? हाई कोर्ट विल सर्टिफाई, हाई कोर्ट उसको सर्टिफाई करेगा, एंड इट विल से दैट दिस पर्टिकुलर केस हैज ए सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. व्हाट डज दिस मीन? देर इज अ क्वेश्चन. ओके, मान लिया कि नॉर्मल केस है, रॉबरी का केस है, या इट्स अ केस ऑफ अटेम्प्टेड मर्डर और मर्डर, इवन समथिंग लाइक दैट. ओके, लेकिन वो जो नॉर्मल सा केस लग रहा है आपको देखने में, बाय बाय द लुक्स ऑफ इट, इट लुक्स वेरी नॉर्मल. But when the High Court starts to adjudicate on that, when it starts to draft a judgment on that, it comes under certain roadblocks which are inconsistent with the provisions of the Constitution. इस चीज का, इस वट एवर आई सेड, डिड यू अंडरस्टैंड? नॉर्मल सा केस है, रॉबरी का केस है, यू कैन से इट इज अ केस ऑफ मर्डर, बहुत नॉर्मल केस है जो हमेशा आते रहता है. बट ड्यू टू द सर्टेन फैक्ट्स ऑफ द केस, उस पर्टिकुलर केस, इंडिविजुअल केस में कुछ ऐसा हो गया, या कुछ ऐसा उसका फैक्ट है जिसके वजह से इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. केस नॉर्मल है, ओपन शट मर्डर या robbery or some kind of crime is there, but there is some one provision in that particular case which involves a lot of constitutional interpretation. So उस केस में क्या होता है, हाई कोर्ट कैन सर्टिफाई, जो पर्टिकुलर केस है, इट इन्वॉल्व्स a substantial question of law which requires interpretation of constitution. So who has the power to interpret the constitution in our country? It is the सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है, तो वहां पर हाई कोर्ट अपने हाथ खड़े कर लेता है, और वहां पर ये क्या बोलता है कि दिस केस इज नॉट ए नॉर्मल केस एनी मोर. इट appeared normal to us, but when we started to adjudicate on this, we finally see that okay, this involves a substantial question of law, and there high court can certify that you can go to the Supreme Court, and the Supreme Court, since it has the responsibility of interpretation of the Constitution, तो Supreme Court will adjudicate on that. Okay, तो ये जो आपका
अपेलेट जुरिस्डिक्शन है, दिस इज प्रेजेंट इन आर्टिकल 132 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पहले हमने पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में हो सकता है, एंड अ पार्टी कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इफ इट बिलीव्स द क्वेश्चन हैज बीन रॉन्गली डिसाइडेड बेस्ड ऑन हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन। हाई कोर्ट को बस क्या करना है, सर्टिफाई कर देना है दैट दिस केस इट इन्वॉल्व्स अ वेरी वेरी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड it requires interpretation of constitution. Okay, then appeals in civil matters. So what is civil matter? When we say that it is a civil matter, so इसका मतलब है जैसे कोई डिफेमेशन का केस हो गया या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, समथिंग लाइक दिस. So an appeal to the Supreme Court in civil cases is possible if the High Court certifies the case involves a substantial question of law of general importance. What does this mean? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर केस है जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, उसके जजमेंट से पैन इंडिया या उस टाइप के केसेस का प्रीसिडेंट एस्टैब्लिश होगा. इट कैन लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रीसिडेंस. याद है हम जब पढ़ते हैं या आंसर लिखते हैं अपना मेंस में, सो वी गिव केसेस एग्जांपल, कहर सिंह जजमेंट अकॉर्डिंग टू द केशव नंदा भारती जजमेंट, समथिंग लाइक दिस. तो अगर वो पर्टिकुलर केस ऐसा है जिसपे हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, बट इट इज सर्टिफाइंग ऑल्सो कि इट इन्वॉल्व्स ए सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, सो उस केस में जो है इट कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. ओके, एंड रिमूवल, देयर हैज बीन अ रिमूवल ऑफ मॉनिटरी लिमिट. इनिशियली सिविल केसेस जो थे विच कुड बी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, उस पे एक सर्टेन मॉनिटरी लिमिट था. ओके, एंड देन दिस मॉनिटरी लिमिट वाज रिमूव्ड. अब इसमें मॉनिटरी जो लिमिट है उसको रिमूव क्यों किया गया बाय द 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? एनी आइडिया? इसलिए किया गया कि अगर मान लो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का भी अगर केस है, सो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि सिस्टम शैटरिंग जजमेंट निकल के आ सकता है विच कैन लीड टू प्रीसिडेंस इन द फ्यूचर केसेस. ओके, सो इसलिए जो है इसको हटा दिया गया बाद में. देन अपील इन क्रिमिनल मैटर. सो अपील्स आर अलाउड एज अ मैटर ऑफ राइट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस such as when a high court reverses an order of acquittal and sentences the accused to death. ओके, आपको जो है पहले आपको बरी कर दिया गया, उसके बाद कोई ऐसा उसमें न्यू एविडेंस आया, देन यू आर सेंटेंस टू डेथ. ओके, सो उस केस में जो है, ओके, उस केस में क्रिमिनल मैटर में आप अगर यू हैव बीन सेंटेंस टू डेथ, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. ओके, रिवर्स एंड इक्विटल मतलब पहले नीचे लोअर कोर्ट में आपको बरी कर दिया, उसके बाद जब वो मामला हाई कोर्ट लेके गया गवर्नमेंट या पुलिस हाई कोर्ट उसको लेके गई, तो हाई कोर्ट वालों ने लोअर कोर्ट के अक्विटल को रिवर्स करके आपको डेथ का सेंटेंस सुना दिया. ओके, दूसरी चीज क्या है, दैट इट हैज टेकन, ओके, इट हैज टेकन द केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट एंड इट हैज गिवन यू अ सेंटेंस. व्हाट डज दिस मीन? मतलब हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट में चल रहा कोई, उससे जो नीचे वाले कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट में चल रहा कोई ऐसा केस है, सो दे हैव टेकन इट, ओके, एंड दे हैव गिवन ए जजमेंट. ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है. हमने पढ़ा था, इफ यू गाइज रिमेंबर हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में रिट है that it can take any of the cases. Yes, it can take any of the cases from the lower court. और अगर उस समय हाई कोर्ट ने पूरा प्रोसेस नहीं होने दिया लोअर कोर्ट में, and it has taken it to itself and given a judgment. Okay, तो इस केस में क्या हो सकता है, यू हैव एन ऑटोमेटिक राइट ऑफ अपील. इस केस में क्या है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि सर मुझे पहले एक्विट किया गया था, उसके बाद मुझे सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया था. उसके बाद either this can be that your case has been taken from the lower court to the high court and then high court has given some judgment on that.
एंड इट हैज कन्विक्टेड यू ऑफ दैट, तो यू कैन डायरेक्टली गो, आप जो हैं डायरेक्टली जा सकते हैं। एंड इन अदर केसेस, मतलब ये दोनों केसेस तो ऑटोमेटिक राइट ऑफ अपील देते हैं, आप डायरेक्टली जा सकते हैं, किसी की आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट इन अदर केसेस एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्स सर्टिफिकेशन फ्रॉम हाई कोर्ट। इन दीज टू केसेस, in one case you are being given death sentence, and in the second case your case has been taken from the subordinate court. Okay, and मान लो कि चलो ये तो आपका ऑटोमेटिक राइट हो गया कि ये दोनों केस में आप फॉल करते हो, इन दो क्राइटेरिया में यू आर फॉलिंग, योर केस इज फॉलिंग। बट सपोज योर case is not falling in any of them, then you require a certificate from high court that this case is a fit one for appeal. Okay, और jurisdiction जो है इसको expand कर दिया गया था to include cases where the high court has sentenced an accused to life imprisonment or 10 years, reversing an order of acquittal, or in cases taken up from subordinate court। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो ऑटोमेटिक राइट ऑफ अपील है, ये जनरली जो है हम आर्टिकल 134 से देखते हैं। उसके बाद एक और चीज ऐड किया गया था इन 1970, जो सुप्रीम कोर्ट का अपेलेट जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सपैंड करके, दैट इन केस द हाई कोर्ट इज सेंटेंसिंग यू टू लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 years, रिवर्सिंग एन ऑर्डर ऑफ प्रीवियस अक्विटल, आपको लोअर कोर्ट ने अक्विट कर दिया था या आपको अक्विटल का पहला जजमेंट था, उसको रिवर्स करके आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे रहा है या 10 years दे रहा है, देन ऑल्सो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब हम आ जाते हैं अपील्स बाय स्पेशल लीव, या इसको हम क्या कहेंगे, स्पेशल लीव पिटिशन। ओके, एसएलपी। तो स्पेशल लीव पिटिशन कहां पर प्रेजेंट है, आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है, इसको जो है बेसिकली कौन दे सकता है स्पेशल लीव, इट कैन बी ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, और यहां पर जो है ये क्या करता है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द अपील टू स्पेशल लीव इज डिस्क्रिशनरी। यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि एज अ मैटर ऑफ राइट, विल इट बी अ करेक्ट स्टेटमेंट दैट यू कैन अप्लाई फॉर ए स्पेशल लीव एज अ मैटर ऑफ राइट? नहीं, इट इज अ डिस्क्रेशन of the Supreme Court whether or not to grant you this special leave. Okay, सो यहां पर जो है ये स्पेशल लीव होता क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो बेसिकली एनी अग्रीव्ड पार्टी इज देयर, दे कैन सीक ए स्पेशल परमिशन। दिस इज व्हाट एसएलपी और द स्पेशल लीव पिटिशन इज ए स्पेशल परमिशन where the party is seeking the permission to appeal in the Supreme Court on the order or judgment from any court or tribunal। किसी भी ट्राइब्यूनल या किसी भी कोर्ट के जजमेंट पे आप जो है स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, व्हेन दैट स्पेशल लीव पिटिशन इज एक्सेप्टेड, व्हाट विल हैपन, what will happen, then सुप्रीम कोर्ट विल गेट द पावर टू डिसाइड। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या स्पेशल लीव पिटिशन इन केसेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ले सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स? द आंसर इज नो, ये मिलिट्री कोर्ट के जजमेंट में नहीं है। यहां पर अगर आप देखिएगा, इट एक्सक्लूड्स मिलिट्री ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पेशल लीव का मतलब क्या है, स्पेशल लीव आप कब लेते हैं, पहले ये देखिए। एसएलपी जो है, दैट इज कॉल्ड ए स्पेशल लीव पिटिशन, इट इज बेसिकली टेकन व्हेनेवर देयर इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व। द सेकेंड थिंग इज देयर इज ए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अब ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कौन फिक्स करेगा, ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कौन फिक्स करेगा? दिस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस शैल बी फिक्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, और उसके बाद जो है, यू कैन ऑल्सो क्लेम देयर हैज बीन ए डेविएशन फ्रॉम
लीगल प्रिंसिपल्स बाय द लोअर कोर्ट। जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट देने के समय लीगल प्रिंसिपल्स को ताक पे नहीं रखा, उसका जो है दे वायलेटेड द लीगल प्रिंसिपल्स। ओके, सो ये जो है आपको समझना है दैट यू कैन फाइल ए पिटिशन, बट कैन दिस बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, उसका डिस्क्रेशन किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, उसका किसके पास है डिस्क्रेशन कि मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? किस प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं? तो कोई टाइम लिमिट है? कोई टाइम लिमिट है? 90 डेज, दैट इज 3 मंथ्स के अंदर, ओके, आपको फाइल करना है। अगर आपने हाईकोर्ट का कोई जजमेंट है, उसमें हाईकोर्ट से आपने सर्टिफिकेट मांगा, आपने हाईकोर्ट से सर्टिफिकेट मांगा कि साहब आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए और मैं जाना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट में, और फिर अगर हाई कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड द सर्टिफिकेट, सो इन देन दैट केस विद इन 60 डेज ऑफ रिफ्यूजल यू हैव टू फाइल। मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज ए डिस्क्रिशनरी राइट। इसका मतलब आप अगर पिटिशन फाइल कर रहे हैं, so the Supreme Court is not bound to accept it. The Supreme Court will decide whether to accept it or not. क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस फैक्ट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, नहीं, आर्टिकल 136 नहीं है बेसिकली। आर्टिकल 136 में सिर्फ आपका एसएलपी मेंशन्ड है। ये बाकी के जो प्रोसीजर्स होते हैं, दे आर द कोर्ट हैज द पावर टू फिक्स द प्रोसीजर। आई थिंक यस्टरडे वी रेड अबाउट दिस, है ना? तो यहां पर जो है आपको 90 डेज नॉर्मल केसेस में और 60 डेज ऑफ रिफ्यूजल ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम एचसी टू अपील। आपको याद होगा अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में वी हैव रेड कि अपील की जरूरत होती है। तो अगर जब आप अपील जाते हैं तो एक सर्टिफिकेशन आपको जरूरत होती है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एन एसएलपी शुड बी फाइल विद इन 90 डेज फ्रॉम द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सो आप 90 डेज 3 मंथ्स के अंदर एसएलपी डाल सकते हैं। दूसरे केस में इफ सपोज यू हैव आस्क्ड फॉर ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम द हाई कोर्ट, okay, from the high court, and then you go to the supreme court, so you have to go to within 60 days saying that my certification of fitness so that I can appeal to the supreme court has been rejected। आपको सुप्रीम कोर्ट को विद इन 60 डेज बताना होगा। और इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 90 डेज के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? वाई दिस 30 डेज का डिफरेंस? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। if the high court has rejected your demand for a certification of fitness for the case to be tried in the supreme court, then it is problematic, and the supreme court has to be informed as soon as possible, that is within 60 days। क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? ओके, अब यहां पर जो है हम एक और चीज देखेंगे कि पिटिशन जो है उसमें सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट या ऑर्डर जिसको आप चैलेंज करना चाह रहे हैं वाया द एसएलपी, उसमें डालना होगा आपको, जो भी आपका पिटिशन होगा एसएलपी का। और उसके साथ साथ आपको जो है एओआर, हु इज एन एओआर? एओआर इज ए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ओके, तो एओआर जो है उसको आपको इंगेज करना पड़ेगा, बिकॉज एन एओआर, एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इज द पर्सन हु इज ऑथराइज टू फाइल एंड प्लीड द केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? उसके बाद जो है आफ्टर दैट एसएलपी जो है उसमें आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा वट एवर इज योर लीगल इशू, और किस ग्राउंड पे आप एसएलपी फाइल कर रहे हैं। What is the ground? What is your grievance on which you are filing the SLP? और उसके बाद इसका डिसीजन होता है। एंड मैंने बताया डिसीजन इज डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशन बेस्ड होता है। आइदर इट कैन बी एक्सेप्टेड और इट कैन बी रिजेक्टेड, ओके, बेस्ड ऑन द
ओके, बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। इज दिस क्लियर? ओके, इज दिस क्लियर? ओके, अब आप पूछेंगे कि AOR कौन है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मे नो मे बी सम, बट सम पीपल आर फ्रॉम लास्ट ईयर ऑल्सो, बट जो इस साल आए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। देखिए, AOR जो है, एक बेसिकली जो आपके लीगल प्रोफेशनल होते हैं, दे बिकम, ओके, दे बिकम द AOR। एंड दिस पर्सन इज अ, दिस AOR इज बेसिकली अ डेजिग्नेशन इन द सुप्रीम कोर्ट। ओके, और इसके पास जो है एक्सक्लूसिव फाइलिंग राइट्स होता है। क्या होता है इसके पास? एक्सक्लूसिव फाइलिंग राइट्स होता है। ओके, एंड ओनली एन AOR कैन फाइल ए वकालतनामा। सो व्हाट इज ए वकालतनामा? It is a document which authorizes an advocate to represent a client. Okay. So no advocate other than an AOR is entitled to file an appearance in the Supreme Court. और AOR जो है, ये भाई साहब या जो भी लेडी हैं, ये पर्सनली अकाउंटेबल होते हैं फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द पिटिशन। तो उनको इंश्योर करना होता है जो भी चीज ये फाइल कर रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास एक्सक्लूसिव फाइलिंग राइट्स है। इनके अलावा और कोई फाइल नहीं कर सकता है। तो जब भी आपको केसेस आप देखेंगे, सो यू हैव टू अप्रोच whom? इफ यू वांट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, यू विल हैव टू अप्रोच एन AOR। और इनका जो है काम होता है फाइल करना पिटिशंस। और पिटिशंस जो है, ये पर्सनली अकाउंटेबल होते हैं कि कोई एरर ना हो पिटिशंस में। ओके, और व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बिकम एन AOR? आपको एक तो लॉ की डिग्री चाहिए, पहली क्राइटेरिया तो वही होगी। और उसके साथ साथ 4 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। और 4 years के बाद आपकी जो है 1 year की ट्रेनिंग होगी एज एन AOR अंडर अ सीनियर AOR। कोई पहले से होगा ना AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो उसके अंडर आप 1 साल ट्रेन करेंगे। उसके साथ साथ 4 साल का आपको प्रैक्टिस चाहिए। ऑफिशियली यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर 4 years। और उसके साथ साथ आपको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, विच इज कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और वहां पर आपका नॉलेज चेक होगा। ओके, वहां पर क्या होगा? नॉलेज चेक होगा। उसमें एक और रिक्वायरमेंट क्या है AOR की? AOR जो है, उसका ऑफिस विद इन 10 miles होना चाहिए ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड दिस पर्सन हैज टू एम्प्लॉय ए रजिस्टर्ड क्लर्क। तो ये जो है, क्योंकि देखिए, समझिए कि अगर मान लिया सुप्रीम कोर्ट इज इन सेंटर ऑफ दिल्ली और AOR का ऑफिस गुड़गांव में है, तो चलेगा? आदमी को सहूलियत होगी AOR से मिलने के लिए, तो वो क्या गुड़गांव जाएगा या नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाएगा? तो इसीलिए विद इन 10 miles ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको एक ऑफिस रखना है। ओके, तो AOR जो है, कैन आई से दैट इसकी जो रोजगार है, इसका जो डे टू डे पैसा कमाने का है, दिस इज सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड, बिकॉज यू कैन नॉट फाइल ए पिटिशन विदाउट एन AOR। ओके, ओके, विद AOR का जो इनकम है, वो बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से फिक्स्ड है कि नहीं? मतलब उसको क्लाइंट्स आएंगे ही आएंगे। वाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं चलेगा विदाउट AORs। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, और जनरली कितना, 15-20 हजार रुपए जो है, दे कैन चार्ज टू फाइल ए पिटिशन। ओके, एंड इवन जो एक्सपीरियंस होते हैं AOR, दे कैन चार्ज अप टू 1 लाख रुपीज। ओके, दे कैन चार्ज अप टू 1 लाख रुपीज। तो इसका नीड क्या है दोस्त? व्हाट इज ए नीड फॉर एन AOR? अभी तो मैंने इतनी सारी चीजें बता दी। अब आप बोलेंगे कि ये लॉ क्यों पढ़ा रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के। आपने देखा है, पहले 2022 में क्वेश्चन आया था एडवोकेट्स पे, और कैन आईपी अटॉर्नी कैन आईपी अटॉर्नी बिकम आर क्लासिफाइड एज एडवोकेट्स और नॉट? ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एक चीज है, इनको क्यों AOR का नीड क्या है? तो क्वालिटी कंट्रोल, कोई भी पिटिशन नहीं डाल सकता है। अब मान लिया कि AOR एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेट अस सपोज, तो क्या कोई भी XYZ पर्सन अपना पिटिशन डाल देगा विदाउट फॉलोइंग द रूल्स? तो उससे समय बर्बाद नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का?
सो AOR इंश्योर्स क्वालिटी कंट्रोल्ड, उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल लायबिलिटी होती है उससे पिटिशन का एक अकाउंटेबिलिटी आता है. द AOR इज वेरी वेरी केयरफुल while filing the petition. ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ये कहां से आया है AOR का क्राइटेरिया? कहां, कहीं किसी दूसरे कंट्री से हम लेके आए हैं क्या? AOR का जो कंसेप्ट है वो हम किसी दूसरे कंट्री से लेके आए हैं या इंडिया में बना है? ओके, सो यू आर करेक्ट इन सेइंग दैट बेसिकली जो है, बेसिकली दिस इज ब्रिटिश. ओके, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड जो है उस समय का सिस्टम जो है उसी को कॉपी करता है. इंस्पिरेशन है AOR का जो ऑफिस है, दिस इज यूनिक टू इंडिया, बट इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल लीगल सिस्टम, जहां पर जो है सॉलिसिटर और बैरिस्टर का मॉडल था. दैट देयर यूज्ड टू बी बैरिस्टर्स एंड देन देयर यूज्ड टू बी सॉलिसिटर्स. ओके, सो वहां पर जो है उसी बेसिस पे इंडिया में AOR का कंसेप्ट है. ओके, सो दैट जो भी पिटिशंस फाइल हो कोर्ट में, जो भी पिटिशंस फाइल हो कोर्ट में, ऑल ऑफ देम दे आर अप टू ए सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड. ओके, ऑलराइट. ये जो SLP है, इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट जजमेंट फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, नॉट जस्ट हाई कोर्ट. इसमें याद रखना, whenever we are talking about appeals by special leave, it always excludes military tribunal and court martial. ओके, ये मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल जो है, कैन दिस बी पार्डन्ड बाय द प्रेसिडेंट, बाय द गवर्नर? प्लीज रिमेंबर, नो, not by governor, only by the president. President is the supreme commander. The supreme commander of the defense forces only has the authority to pardon the crimes committed by the members of the armed forces and tried by the military tribunal. Okay, now we are talking about, okay, another jurisdiction. उसमें क्या है? एडवाइजरी jurisdiction है. सो ये जो एडवाइजरी jurisdiction है, अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना होता है. द सुप्रीम कोर्ट, दे हैव टू गिव व्हाट? दे हैव टू गिव एन एडवाइस. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही कैन सीक सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, and this includes any question of public importance that has arisen or is likely to arise, and the Supreme Court may refuse. So please remember this: the Supreme Court in first instance, it can refuse to tender the opinion in matters of public importance. Okay, दूसरी चीज क्या है? disputes from pre-constitutional treaties. So for disputes arising out of treaties, agreements, etc., from before the constitution's commencement and excluded from Supreme Court's original jurisdiction, the Supreme Court must provide its opinion. तो यहां देखिए दो चीज है. In the first instance, whenever advice is sought in the case of public importance or general importance, वहां पर the Supreme Court can refuse. But if the advice is sought by the president for any pre-constitutional treaty matter, then the Supreme Court must provide its opinion. Whenever solving the MCQ, we be very very careful about this. Okay, इसके इस मामले में बहुत केयरफुल रहिएगा कि एक केस में they can refuse, and in the second case they must provide the opinion. Okay, so this is something that you need to keep in mind about article 143 of the constitution. Clear hai? Okay, so I just wanted to talk about complete justice. Okay, all right, wonderful. So complete justice जो है, ये राम जन्मभूमि वाले केस में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस. राम जन्मभूमि के केस में आपने कंप्लीट जस्टिस सुना होगा. अभी रिसेंटली जो है एक डाइवोर्स का केस था महाराष्ट्र से, पुणे से आई थिंक, एंड दैट केस वाज सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट यूजिंग द कंप्लीट जस्टिस. ओके,
तो ये कंप्लीट जस्टिस वही मैं बता रहा हूं क्या है आपको। अब इसमें इसका कंसेप्ट मैं बताता हूँ, ठीक है। सो ये आर्टिकल 142 में, दिस इज अ PYQ बाय द वे, देखा है आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। सो कंप्लीट जस्टिस क्या होता है, व्हाट इज कंप्लीट जस्टिस? तो सुप्रीम कोर्ट, इट कैन इशू ऑर्डर्स और डिक्रीज टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, and complete justice when it is there to address exceptional circumstances। ये हर circumstance में नहीं होता है, दिस इज इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस कब बनेगा? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस विल बी वेयर लीगल प्रोविजंस इन अ केस इज लैकिंग। मतलब कोई ऐसा यूनिक केस आ जाए जिसका कोई लीगल प्रोविजन बना नहीं है। ओके, सो उस केस में जो है, ये सुप्रीम कोर्ट कैन डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। तो ये कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसी चीज जो कि नॉर्मल लॉ में प्रेजेंट नहीं है, द सुप्रीम कोर्ट कैन गो अबव एंड बियॉन्ड इट्स कॉल ऑफ ड्यूटी। जो उसका रोल है उससे ऊपर जा सकता है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस क्या मैं कह सकता हूं? राम जन्मभूमि केस, इट वॉज एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, यस। सो उस केस में they can go above and beyond their call of duty, and the Supreme Court can fill the legal void. Okay, the Supreme Court can also override procedures। मतलब जो प्रोसीजर्स पहले से सेट हैं उसको ओवरराइड कर सकता है। एंड दिस कैन बी डन टू इंश्योर फेयरनेस एंड इक्विटी। सो अभी जो है, एक रीसेंट डाइवोर्स केस आया था। तो डाइवोर्स के लिए हमारे पास लॉज नहीं है क्या? सो व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट यूज कंप्लीट जस्टिस देयर? यहां पर जो है कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या था यूज करने का? तो वहां पर व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट इन दैट पर्टिकुलर केस, वो जो डाइवोर्स वाला केस था, उस केस में दे हैव सेड दैट कि बेसिकली there was an irretrievable breakdown of marriage, और सुप्रीम कोर्ट इट डिलीवर्ड कंप्लीट जस्टिस bypassing bypassing the procedure which were established under the हिंदू मैरिज एक्ट। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी जस्ट इसके पहले, कि यूजिंग आर्टिकल पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट डज कंप्लीट जस्टिस एंड इट फिल्स प्रोसीजरल delays, it fills procedural gaps, it overrides procedural limitations। मतलब कोई ऐसा लॉ है विच इज प्रिस्क्राइबिंग एनी प्रोसीजर, बट यूजिंग दैट प्रोसीजर we cannot guarantee fairness in the judgment। so supreme court goes above the procedure, प्रोसीजर के ऊपर से चली जाती है, एंड देन इट डज कंप्लीट जस्टिस। क्या ये चीज क्लियर हुई? और यहां पर होता क्या है डाइवोर्स में ना, देयर इज ए मैंडेटरी वेटिंग पीरियड। क्यों? देखिए, इंडिया में ना हम शादी को क्या मानते हैं? डू वी लुक इट एज ए कॉन्ट्रैक्ट? आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू मैरिज, नॉट अदर मैरिजेस। इट इज सेक्रेड, सात जन्म का साथ, है ना, समथिंग लाइक दिस। तो अमेरिका में जाइएगा तो वहां पर आपको, अमेरिका में, देयर यू आर गिविंग नो फॉल्ट डिवोर्स। आपको जो है बस फाइल करना है, कुछ दिन में आपको डाइवोर्स मिल जाता है, ठीक है। इंडिया में जो है थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से हिंदू मैरिज को देखते हैं। वी ऑब्जर्व इट एज ए सीक्रेट बॉन्ड। तो उसके लिए एक वेटिंग पीरियड दिया गया है कि मैरिजेस टूटे नहीं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये वेटिंग पीरियड को ओवरराइड करके वेव कर दिया। सारे डाइवोर्सेस में देयर हैज टू बी ए वेटिंग पीरियड, उसके बाद ही डाइवोर्स हो सकता है। लेकिन वेन एवर देर इज अ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब लड़का लड़की दोनों कह रहे हैं आई डोंट वांट टू लिव विद द अदर, आई वांट टू गेट अ डाइवोर्स,
सो यहां पर एक मैंडेटरी वेटिंग पीरियड होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस यूज करके इसी को वेव कर दिया। नॉर्मल केसेस में हो सकता है क्या? नॉर्मल केसेस में यू हैव टू वेट, देयर हैज टू बी ए वेटिंग पीरियड, देयर हैज टू बी ए प्रॉपर पिटिशन फाइलिंग, पूरा प्रोसीजर होता है। बट यूजिंग द कंप्लीट जस्टिस, दे सेड दैट देयर हैज बीन एन इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। अब ये जो है, मुझे नहीं लगता वेटिंग पीरियड में भी दे कैन कम टू टर्म्स, एंड दैट इज वाई द सुप्रीम कोर्ट यूज्ड 142। ओके, आर्टिकल 142 और कहां यूज किया था? आर्टिकल 142 राम मंदिर केस, और एनी अदर? सो ये जो आर्टिकल 142 है, दिस वाज यूज्ड इन अ वेरी बिग लैंडमार्क केस कॉल्ड द यूनियन कार्बाइड केस। सो यूनियन कार्बाइड केस में जो है, वहां पर इसको यूज किया गया था, ताकि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले लोग हैं उनको कॉम्पनसेशन मिल पाए। वाई? बिकॉज द भोपाल गैस ट्रेजेडी पीपल, they were facing delays due to the procedural hurdles। बार बार जो है, जो वो कंपनी थी ना, यूनियन कार्बाइड अमेरिकन कंपनी थी। सो यूनियन कार्बाइड, was it an अमेरिकन कंपनी और अ ब्रिटिश कंपनी? आई थिंक इट वाज एन अमेरिकन कंपनी, जो आई थिंक एंडरसन करके बंदा भागा था राजीव गांधी के समय, अमेरिकन थी, राइट? तो वो जो कंपनी थी, वो बेसिकली they were using a lot of procedural hurdles to deny the compensation। so in this case, the Supreme Court overridden the procedural hurdles and gave the people complete justice। okay, तो ये किसको किसको नहीं समझ में आया, मुझे ये बताइए। क्या सभी को कंप्लीट जस्टिस समझ में आ गया? आर्टिकल 142 क्लियर है? एवरीबडी, दिस इज क्लियर? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। व्हाट डू आई मीन बाय व्हेन आई से दैट द सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? इसका मतलब है दो प्राइमरी पावर्स हैं। वेन एवर यू से दैट द सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट मीन्स इट हैज टू प्राइमरी पावर। वन, इसका जो रिकॉर्ड है, उसके जितने भी जजमेंट्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, एक्ट्स हैं, दे आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी। जब से हमारा 1950 28 जनवरी से हमारा जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है वो बना है, जब से केसेस स्टार्ट हुए हैं, इट दे आर रिकॉर्डेड। और रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी, क्या मतलब, क्या है मतलब? कंटिन्यूअसली टिल द एंड ऑफ टाइम इट विल बी रिकॉर्डेड। सो क्या आज के डेट में 1973 का कोई केस यूज करके जजमेंट होता है? 1973 का केस यूज करके? द आंसर इज यस। केशव नंदा भारती अभी भी यूज होता है ना? केशव नंदा भारती अभी भी यूज होता है। यस। ओके, आई विल, रोहित, तुम आपका डाउट मैं लास्ट में ले लूंगा, ठीक है? आफ्टर दिस इज ओवर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो केशव नंदा भारती जो है, वो आप स्टिल यूज करते हैं? कैसे पॉसिबल है? बिकॉज आर सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एंड इट्स जजमेंट, इट इज बेसिकली स्टोर्ड फॉर एविडेंसेस, और एविडेंशियरी वैल्यू होता है। ओके, एंड ये जो है, इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रेजेंटेड बिफोर एनी कोर्ट। अभी देखिए, जो रणवीर अलाहाबादिया वाला केस था, तो वहां चंद्रचूड साहब गए थे, उनके चंद्रचूड साहब के छोटे जूनियर, जो छोटे बेटे बेटे हैं, वो गए थे। सो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में क्या हुआ था दैट ये सुप्रीम कोर्ट को कहा, सर प्लीज रेफर टू द अमीश देवगन केस। सो ये अमीश देवगन साहब जो है, उनका केस पुराना है, उनका केस जो है पुराना है, लेकिन फिर भी रणवीर अलाहाबादिया केस में, रणवीर अलाहाबादिया केस में अमीश देवगन केस को जो है यूज किया गया था। यस, द न्यूज एंकर, करेक्ट। सो उसको यूज किया गया था। आई कैन गो टू द कोर्ट, आई कैन गो टू द कोर्ट, and I can say that, my lord, I want a bail
for my client. I want a bail for my client. Why? Because of XYZ case from 1958, where the Supreme Court has given bail in a similar matter. अब समझ में आया? Did you get the point? That your records have an evidentiary value and it can be used as an evidence. It cannot be questioned when presented before any court. And these records or these cases, they are recognized as legal precedents. Okay. Then second thing is, because the Supreme Court is a court of record, it has the power to punish for its contempt. और को किसके पास पावर थी, विच वी हैव रेड बिफोर दिस, द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट? इसके पहले हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, याद है, राइट्स वाले में, राइट्स एंड प्रिविलेजेस. यस. सो सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश individuals for contempt of itself, and it was ruled in 1991 that the court has the power to punish for contempt not just of itself but also of high court, subordinate court and tribunals across the country. और ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, इट डिफाइंस द सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. तो ये जो 1971 का जो केस ये है, ये आया था आपके 2022 प्रीलिम्स में. याद है किसी को? अगर किसी ने दिया होगा या देखा होगा, कोई कमिटी का भी नाम था उसमें. उसमें जो है किसी कमिटी का भी नाम था, याद है आपको? एच एन सान्याल कमिटी, याद आया? एच एन सान्याल कमिटी. So this question had come in 2022 prelims, that it is the Contempt of Courts Act 1971 which defines civil and criminal contempt, providing the legal framework for addressing acts that disrespect court authority or interfere with judicial proceedings. क्या क्या हो सकता है? What could be the acts which can be tantamount to और इक्वेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कोई एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि मैं अगर कंटेम्प्ट में लेना है किसी किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस, डिसरिस्पेक्टिंग द कोर्ट. देखिए, दिस इज करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, वट एवर यू आर सेइंग इज करेक्ट, बट इसमें मैं अगर थोड़ा सा अगर अंदर जाऊं तो आई विल से विलफुल डिसोबीडियंस. मतलब आपको कहा गया कल आओ कोर्ट में, आपको कहा गया कल आओ कोर्ट में, आप नहीं आए. देन आपको फिर कहा गया कि परसों आओ कोर्ट में, फिर आप नहीं गए. तो वो क्या, यू आर शोइंग डिसओबीडियंस टू द कोर्ट. आप कोर्ट की बात नहीं मान रहे. दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस. व्हाई? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ यू देयर हैज बीन अ डिले इन द जस्टिस. आपके ना आने की वजह से डिले हो रहा है. ये अभी केस कहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है? इन द एमआरए सर्कल्स और द मेंस राइट एसोसिएशन सर्कल्स में. दैट अगर आपने देखा होगा, अतुल सुभाष का केस आया था, वेयर ही हैज टू टेक द फ्लाइट फ्रॉम बेंगलुरु टू सम स्मॉल यूपी सिटी, ताकि वो कोर्ट के डेट्स पे जा पाए. अगर वो कोर्ट के डेट पे नहीं जाता तो क्या होता? उसके अगेंस्ट जो है जेल उसको हो सकती थी. वाई? बिकॉज दिस वुड हैव बीन सेड टू बी विलफुल डिसोबीडियंस. ओके. दूसरा तरीका क्या है दैट यू कैन बी लायबल फॉर कंटेम्प्ट? इट इज ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग. आपने कोर्ट को लिख के दिया कि मैं देश छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेट मी कीप माई पासपोर्ट, और आप भाग गए, देन यू कैन बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आपने कोर्ट को लिख के दिया कि मैं फिर से इस आदमी के 10 मीटर में नहीं रहूंगा, आप चले गए, उससे मारपीट कर ली किसी बंदे से, देन यू आर इन, ओके, यू हैव ब्रीच्ड योर अंडरटेकिंग. दूसरा क्या है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली कंटेम्प्ट. दो टाइप के होते हैं. एक हो गया है सिविल कंटेम्प्ट और एक हो गया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट.
ओके, एच एन सान्याल कमिटी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया था 2022 प्रीलिम्स में। सो इस केस में जो है, सिविल केस में आई विल से इट इज विलफुल डिसोबीडियंस, आप नहीं आए कोर्ट के डेट में, सो इट इज सिविल कॉन्टेम्प्ट। दूसरा, आपने जो है ब्रीच कर दिया अपनी अंडरटेकिंग को, आप भाग गए कहीं पे, आपने लिख के दिया था, अश्योरेंस दिया था कोर्ट को कि मैं नहीं भागूंगा, आप भाग गए। दूसरा है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। सो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में क्या आता है, यू आर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। तो ये केस कहां हुआ था, प्रशांत भूषण के केस में। सो बोबड़े साहब जो थे, ही वॉज द सीजेआई एट दैट टाइम। और वो जो थे, उन्होंने क्या किया था, एक कोई लॉयर साहब आए थे, हार्ले डेविडसन 20-25 लाख की बाइक थी वो, और बोबड़े साहब बैठ गए उस पे और फोटो खिंचा ली। होता है ना इंथुजियास्ट, जैसे आपका कोई दोस्त लेके आया बाइक, तो आप भी फोटो खिंचा लेते हैं ना अपने व्हाट्सएप वगैरह पे डालने के लिए, वही चीज हुई। और बोबड़े साहब ने अपने ट्विटर पे डाल दिया था, अपने जो है ट्विटर पे डाल दिया था। तो ये जो प्रशांत भूषण साहब है, उन्होंने कमेंट कर दिया कुछ नहीं कि ये नो इतने पैसे कहां से आए, समथिंग करप्शन करप्शन से रिलेटेड। ओके, तो उस केस में जो है, प्रशांत भूषण साहब को कहा गया दैट बाय स्लैंडरिंग दिस, ओके, दिस पर्सन, दिस सीजेआई, यू आर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, यू आर डूइंग व्हाट, यू आर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। ओके, सो उस केस में जो है उनपे क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज लगा था बिकॉज ऑफ द ट्वीट्स दैट ही हैज प्रेजेंटेड फॉर शरद बोबड़े साहब। और ये जो ट्वीट था उनका, ही सेड कि बेसिकली ये सिर्फ बाइक चलाता है, या ही सेड कि कोविड-19 में ना इसने मास्क पहना है ना हेलमेट पहना है, और जुडिशरी जो है ऐसी ही चलती है, बेकार सी जुडिशरी है, समथिंग लाइक दिस। सो उनपे क्या हुआ था, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा था। व्हाई? बिकॉज इट अंडरमाइन द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी। और उसके बाद उनपे गिल्टी वर्डिक्ट हुआ था और ₹1 का टोकन फाइन लगा था। ओके, और उसमें कहा गया कि 1 रुपए तुम भरोगे, बेसिकली एम्बेरस करने के लिए, 1 रुपए आप भरोगे नहीं तो तुम्हें 3 साल तक हम जो है लॉ प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, और 3 महीने की जेल होगी तुम्हें। ओके, और भूषण साहब जो है, ही पेड द ₹1 फाइन। ओके, दूसरा चीज क्या है, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, एक तो आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं, दूसरा आपने किसी, सपोज देर इज अ जज, अभी केरला से केस आया था, वहां पर जज के गाड़ी में आग लगा दी। जज बात सुन रहा था, कोई बिजनेस डिस्प्यूट था, उसके जज के ही ऑफिशियल कार में आग लगा दी। सो दिस इज क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। ओके, सो उस पे जो है बहुत सारे केसेस तो लगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये केरला में जो है कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट भी लगा था। अब समझ में आया कॉन्टेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट और सिविल कॉन्टेम्प्ट। ओके, तो दिस कैन कम इन GS2, ध्यान रखिएगा, पॉलिटी में आ सकता है। ये आई रिमेम्बर, आई आई रोट दिस आंसर इन वन ऑफ द टेस्ट सीरीज, आई थिंक इनसाइट्स वगैरह के टेस्ट सीरीज में दे हैड आस्क्ड, उस समय 2020 में ना, बहुत चल रहा था ये न्यूज में, बहुत न्यूज में चल रहा था, एंड पीपल वेयर श्योर कि कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन आया कब, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि 2020 में ये प्रशांत भूषण केस के लिए न्यूज में था, आया या 2022 में। अब समझ में आ रहा है करंट अफेयर्स कंटेम्प्ररी क्यों है, करंट अफेयर्स कंटेम्प्ररी क्यों है, बिकॉज इसको 1.5 साल से 2 साल लग गए, इसको जो है 1.5 साल से 2 साल लग गए आते आते। इसीलिए ये जो 10 महीने का, 8 महीने का, 4 महीने का करंट अफेयर्स है ना, उसका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर यूपीएससी टू आस्क द क्वेश्चन। इसीलिए 2 से ढाई साल का साइकिल चलना चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन द करंट अफेयर्स पोर्शन। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशियल रिव्यू जो है, इट्स अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स रोल। और इसमें करता क्या है, बेसिकली एग्जामिन कर सकता है एनी लॉज दैट आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एनी बाई लॉज, एनी कस्टम्स, एनी थिंग विच हैज अ फोर्स ऑफ लॉ, एनीथिंग विच हैज अ फोर्स ऑफ लॉ कैन बी judicially reviewed. Okay, all right.
स्कोप क्या है? सो इट encompasses the examination of laws and executive orders to ensure they do not violate the constitution. कोई भी लॉ, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, ऑर्डिनेंस आया है तो वहां पर जो है आप वायलेट ना करें कॉन्स्टिट्यूशन को, वो देखा जाता है. इफ एनी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड, मेकिंग इट अनइंफोर्सेबल बाय द गवर्नमेंट. तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, याद है, अल्ट्रा वायस. ULTRAVIRES, अल्ट्रा वायस है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. एंड इट स्टॉप्स हैविंग ए फोर्स ऑफ लॉ. एनी फोर्स ऑफ लॉ और एनीथिंग विच हैज ए फोर्स ऑफ लॉ, if basically it is declared ultra vires by the court using the power of judicial review, then in that case it is declared as ultra vires, and then it will lose its force of law. मतलब it will no longer be a law. याद है जुडिशियल रिव्यू में हमने एक चीज पढ़ी थी कल ही, NJAC जजमेंट 2015. उसको जो है NJAC को जब स्ट्राइक डाउन कर दिया गया टू बी इन कॉन्ट्रावेंशन टू द जुडिशियल इंडिपेंडेंस पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो उस केस में जो है NJAC को हटा दिया गया था. और NJAC को जैसे ही हटाया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीज्ड टू एग्जिस्ट. दैट वाज सीज्ड. ओके, अब उसका कोई फोर्स नहीं बचा. And this power, it acts as a check on the legislative and executive branches and ensures that their action conform to the constitution's mandates. Yes, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको भी इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो. ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट कहां से हुआ था? एवरीबडी नोज 1973 केशव नंदा भारती केस. और उसके बाद क्या वो फिक्स्ड लिस्ट है? इज दैट अ फिक्स्ड लिस्ट? इट इज नॉट ए फिक्स्ड लिस्ट. इट इज अ कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग लिस्ट. केस बाय केस बेसिस जो है वो उसमें डाल दिया जाता है. ओके, separation of powers between legislature, executive and judiciary, so that each branch will of the government will operate independently. Even the judicial review, it is part of the basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जुडिशियल रिव्यू खुद है. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी is also part of basic structure. आर्टिकल 32, आर्टिकल 136 क्या है? बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर. 136 क्या है जल्दी से बता दे, आप बता सकते हैं? SLP, बहुत अच्छे, स्पेशल लीव पिटिशन. और 141 और 142, बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. 142 क्या है? व्हाट इज 142? कंप्लीट जस्टिस. 141 क्या है? अब यहां ध्यान से देखिए एवरीबडी प्लीज, सी हियर. 142 1 जो है, इट इज द बाइंडिंग नेचर of Supreme Court decisions on all courts within India. मतलब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया, सो देन द हाई कोर्ट्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड द लोअर कोर्ट्स ऑफ ऑल स्टेट्स, दे विल हैव टू एक्सेप्ट इट. So Article 141, it talks about the binding nature of the Supreme Court's decision. Okay, I hope this is clear. Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Review jurisdiction. So Supreme Court, they have the authority to review its judgments or order. अपना ही जजमेंट, खुद का जजमेंट वो जो है रिव्यू कर सकते हैं. मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि दे हैव डन सम इश्यूज, ओके, अपने ही जजमेंट में कोई कमी लगी, सो दे कैन री एग्जामिन इट यूजिंग प्रोविजंस विच आर प्रेजेंट इन आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दिस ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट की एक खुद के डिसीजन, इट कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजंस.
ओके, फॉर एनी पोटेंशियल एरर्स और ओवरसाइट और इफ न्यू एविडेंस इज फाउंड। देखिए, मान लिया कि कोई रेप का केस है और रेप के केस में जजमेंट मिल गई उसको, उम्र कैद की सजा, एंड लेटर ऑन we have some DNA evidence showing that this person was not even present on the scene. Using the initial evidences, the Supreme Court said that this person is guilty, he shall be there behind the bars for lifetime imprisonment. But 5 years down the line, what will happen? New evidence aayega, so they can review their own judgment of any kind of apparent error or any kind of new evidence which has emerged. Okay. And if that new evidence was not within the court's knowledge or the petitioner's knowledge, आप जो है फाइल कर सकते हो क्या? यू कैन फाइल ए रिव्यू पिटिशन। ओके, सबसे पहले तो हम रिव्यू पिटिशन की बात करते हैं। अब रिव्यू पिटिशन क्या है? रिव्यू पिटिशन जो है वो सिर्फ आपको 30 डेज के अंदर ऑफ द जजमेंट फाइल करना हो। ये जो है आपको 30 डेज के अंदर आपको फाइल करना होता है। और उस केस में क्या होता है, रिव्यू पिटिशन जो है वो इट विल बी कंसिडर्ड बाय द सेम बेंच ऑफ जज जिन्होंने ओरिजिनल जजमेंट दिया है। और इसका जो नेचर ऑफ रिव्यू पिटिशन इज लिमिटेड। ये कंप्लीट री हियरिंग नहीं होती है। यहां पर सिर्फ एरर करेक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एरर करेक्शन का मतलब क्या हुआ? सिर्फ वो पार्ट देखा जाता है जहां पर न्यू एविडेंस आया है या जहां पर एरर हुआ है। पूरे केस का रीहियरिंग नहीं होता है। ओके, और इस केस में जो है स्कोप ऑफ रिव्यू पिटिशन क्या है? ओनली टू फिक्स द एरर, नॉट टू डू अ कंप्लीट रीहियरिंग। और क्या ये एज अ मैटर ऑफ राइट है? डज ऑल पिटिशन कैन बी एक्सेप्टेड एज अ मैटर ऑफ राइट? The answer is no. It is again discretionary, just like special leave petition, review petition जो है, the court may dismiss or review the petition or issue notice to the opposite party for further proceeding, and it is completely discretionary. All right. So अगर आप पूछेंगे मुझसे कि 30 डेज के अंदर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि एरर हुआ है या न्यू एविडेंस विद इन 30 डेज आ गया है, सो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो है आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ओके, दैट कैन बी देयर। और यहां पर जो है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से कि 5 साल के बाद आ गया। सपोज 30 डेज यहां पर हमने रिव्यू पिटिशन की बात कर ली। अगर मैं कहूं कि 5 साल के बाद आ गया, सो व्हाट विल हैपन? इन दैट केस कैन आई गो अगेन इन द कोर्ट एंड से कि 5 साल हो गए हैं इस जजमेंट को, लेकिन अब जो है आफ्टर 5 ईयर न्यू थिंग्स हैव हैपन, न्यू थिंग्स हैव कम टू द नॉलेज, जिसके वजह से मुझे जो है एक न्यू ट्रायल चाहिए या रीहियरिंग चाहिए। कैन आई गो टू द कोर्ट इन दैट केस? सो यस, आई कैन गो टू द कोर्ट। ओके, yes, I can very well go to the court in that case also. All right. अब जो है क्यूरेटिव पिटिशन, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत नया चीज है ये जो क्यूरेटिव पिटिशन है ना, ये अशोक वर्सेस रूपा हुर्रा केस जो था, ओके, उसके अंदर आया था ये। और ये 2002 में एस्टैब्लिश हुआ है। बहुत नया चीज है ये जो क्यूरेटिव पिटिशन है ना, ये बहुत नई चीज है। ये अशोक वर्सेस रूपा हुर्रा केस में आया था। तो इसमें जो है कोर्ट्स ने खुद बोला कि आफ्टर द डिसमिसल ऑफ रिव्यू पिटिशन, पहले क्या होता था? बिफोर 2002 रिव्यू पिटिशन वाज द फाइनल पिटिशन दैट यू कैन प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। उस केस में जो है यहां पर इन्होंने क्या कहा 2002 रूपा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में, दैट इवन आफ्टर द डिसमिसल ऑफ रिव्यू पिटिशन
if there is a gross miscarriage of justice, so एक और recourse होना चाहिए which will be final. So this curative petition is final का final. What do I mean by this? What do I mean by this? इसका मतलब है कि रिव्यू jurisdiction was final. अब ये जो है क्यूरेटिव पिटिशन, वो फाइनल के बाद एक और फाइनल है. ओके, देर इज नथिंग आफ्टर दिस. ओके, सो ये जो है क्यूरेटिव पिटिशन, ये बेसिकली कहां से पावर डिराइव कर रहा है? दिस इज डिराइविंग इट्स पावर फ्रॉम आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. लेकिन एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2002 में हुआ था. So this article 137 gives the Supreme Court power to review its own judgment. And from that review power, the power to review, the Supreme Court evolved the curative petition system. Okay, या procedure आप उसको कह सकते हैं. So what is the condition? आप जो है, okay, आप जो है, इसका कंडीशन को समझना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होना चाहिए ये. This should be in violation to the principle of natural justice. You should be denied a fair hearing. There should be some kind of bias in your hearing which has led to the adverse judgment against you. So you have to file that thing in the curative petition. दूसरी चीज क्या है कि whatever is the ground that you are raising in the curative petition, it should have been raised earlier इन द रिव्यू पिटिशन. इसका मतलब क्या है? जिस भी ग्राउंड पे आपने रिव्यू पिटिशन को रेज किया है, उसी ग्राउंड पे क्यूरेटिव पिटिशन भी रेज होगा. डिड यू गेट दिस? नया ग्राउंड नहीं हो सकता. जिस ग्राउंड पे आपका रिव्यू पिटिशन डिसमिस हुआ है, जिसके वजह से यू आर फाइलिंग ए क्यूरेटिव पिटिशन, उस सेम ग्राउंड को आपको लिखना होगा. यू कैन नॉट फॉर्मुलेट अ न्यू ग्राउंड. उसके साथ साथ दिस पर्टिकुलर थिंग हैज टू बी सर्टिफाइड बाय अ सीनियर एडवोकेट. ओके, और ये जो पिटिशन है, ये क्यूरेटिव पिटिशन कौन देखता है? आइदर जो जिसने ओरिजिनल जजमेंट अपना दिया था इस केस पे, वही देखता है. अदरवाइज 3 सीनियर मोस्ट जजेस हु आर अवेलेबल उस समय, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो खाली बैठे हैं, वो देखेंगे. या ये जो है आपका जो ओरिजिनल बेंच था, जिसने ओरिजिनल जजमेंट दिया है, वही देखेगा. ओके, और ये क्या है क्यूरेटिव पिटिशन? एक अच्छी चीज क्या है? रिव्यू पिटिशन, आरपी इज रिव्यू पिटिशन, उसमें 30 डेज का टाइमलाइन था. और क्यूरेटिव पिटिशन में क्या है? क्यूरेटिव पिटिशन जो है, देर इज नो टाइम लिमिट, बट it has to be reasonable time period. Now who will fixed the reasonable time period? So कोर्ट कहेगा कि आप इतने लेट क्यों आ रहे हैं, आप इतने लेट क्यों आ रहे हैं. So you have to justify it कि सर ऐसी ऐसी बात थी, and we could not gather the evidence or something like this. So there is no time limit. Please remember, in curative petition and review petition there is a time limit of 30 days. So how, अभी देखो एक क्वेश्चन है कि सेम बेंच जो है, ओके, वो क्यों सुनेगा रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन? दिस इज टू फिक्स द एरर, और दिस इज फॉर अ रीट्रायल, अ न्यू ट्रायल. इज रिव्यू पिटिशन एंड क्यूरेटिव पिटिशन फॉर फिक्सिंग द एरर और अ न्यू ट्रायल? इट इज फॉर फिक्सिंग द एरर. एरर कौन फिक्स करता है? जिसने ओरिजिनली गलती की है, या कोई दूसरा एरर फिक्स करता है? जनरली, आइडियली किसको फिक्स करना चाहिए? somebody who has made the error in the first instance. somebody who has made the error in the first instance, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है. ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, अब मान लो कि क्या, अगर आप 30 डेज का टाइम लिमिट है रिव्यू पिटिशन में,
तो आप अगर 40 डेज पे जा रहे हो या 60 डेज पे जा रहे हो, क्या वो एक्सेप्ट होगा? क्या वो एक्सेप्ट होगा? ओके। सो यहां पर जो है 1966 में एक केस हुआ था, तो उस केस में यह कहा गया था कि जो रिव्यू पिटिशन की फाइलिंग होती है, इट हैज टू बी डन विद इन 30 डेज। लेकिन अगर लेट भी हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया, उसके बाद रिव्यू पिटिशन फाइल किया गया, एंड इफ इनफ एविडेंस कैन बी गिवन कि ये जो लेट हुआ है फाइलिंग करने में मोर देन 30 डेज, इट इज ड्यू टू ए जस्ट कॉज। दैट इज, हो सकता है समय लग गया हो एविडेंस, नया एविडेंस लाने में, ओके, या कोई कॉन्क्रीट प्रूफ ढूंढने में। तो द कोर्ट, ऑन दैट पर्टिकुलर केस बाय केस बेसिस, द कोर्ट मे एक्सेप्ट, अगेन डिस्क्रिशनरी, लेकिन इन ऑल अदर केसेस रिव्यू पिटिशन का टाइम लिमिट है 30 डेज। और क्यूरेटिव पिटिशन का जो अशोक हुर्रा केस में आया था, उसका टाइम लिमिट कितना है? नो टाइम लिमिट, बट मस्ट बी फाइल्ड विद इन रीजनेबल पीरियड। ओके। रिव्यू पिटिशन आप पहले फाइल करेंगे, रिव्यू पिटिशन जब आपका फेल हो जाएगा, देन यू विल फाइल द क्यूरेटिव पिटिशन। ये है डिफरेंस। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आरपी एंड सीपी? That is review petition and curative petition. Review was the final thing that was possible in the Indian judicial system before you go for pardon or you go to the jail. दोनों में से एक ही होता है, या तो आप पार्डन प्रेसिडेंट को आप भेजेंगे अपना, कि यू नो व्हाट द रीजन फॉर माय पार्डन और कम्यूटेशन और वट एवर देयर इज, प्रेसिडेंशियल पार्डन चाहिए मुझे। लेकिन यहां पर जो है, रिव्यू पिटिशन के बाद 2002 में इन द अशोक हुर्रा केस, दे मेड द क्यूरेटिव पिटिशन। ओके। और ये क्यूरेटिव पिटिशन क्यों बनाया गया? ताकि एक फाइनल शॉट, जैसे बच्चों को नहीं कर देते जो मेले में, एक चलो एक और बार तुमको बॉल फेंकने की क्या देते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम यू विल गेट 3 चांसेस, लेकिन बच्चा है तो एक और बार ही कैन थ्रो द बॉल। उसी तरीके से आरपी के बाद एक और जो है, उसका भी रिव्यू करने के लिए क्यूरेटिव पिटिशन है। ओके। यस, यू आर करेक्ट। समराइज यही होता है। देखिए, जजमेंट अगर आ गई आपको, अगर आपको जजमेंट आ गई, तो द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ये हमने पढ़ा था ना आर्टिकल 137 में, वहीं से रिव्यू पिटिशन आता है, विच हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ योर ओरिजिनल जजमेंट। अब ये जो है, अगर आपका कैंसिल हो जाता है, विच इज रेड बाय द ओरिजिनल बेंच ओनली, जिसने आपका ओरिजिनल केस सुना था, वही सेम बेंच रिव्यू पिटिशन देखेगी। लेकिन अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो सीपी आता है, दैट इज क्यूरेटिव पिटिशन, विच हैज अ नो टाइम लिमिट। वो भी आप डाल सकते हैं विद इन ए रीजनेबल टाइम पीरियड। ओके। सो यहां पर जो है सीपी, आइदर इट विल बी हर्ड बाय द ओरिजिनल बेंच जिसने ओरिजिनल केस सुना था, या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हु आर अवेलेबल, दे विल हेयर दिस। ओके। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। और कोई डाउट है इसमें? कुछ डॉक्ट्रीन्स हैं, वो मैं आपको पढ़ा देता हूं, इंपॉर्टेंट है। सो ये डॉक्ट्रीन्स आपके इंडियन जुडिशियल सिस्टम में प्रेजेंट है। डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी: if any part of a statute is found unconstitutional, that part can be severed from the rest which remains valid। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिए। डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है, इसमें क्या होता है, मान लिया 100 clauses आर देयर इन ए एक्ट, in an act there are 100 clauses, and suppose the Supreme Court said that clause number 66 and clause number 73, both of them are unconstitutional। So यहां पर क्या होता है, यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी दे से कि 66 73 अप्लाई नहीं होगा, बट रेस्ट फ्रॉम क्लॉज नंबर 1 to क्लॉज नंबर 100 दे विल अप्लाई, लीविंग बिहाइंड 66 and 73। ये समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे होमवर्क दिया, उसमें आपने 100 क्वेश्चंस किए, एमसीक्यूज, उसमें से 2 गलत हैं लेकिन 98 सही है। सो मैंने क्या कहा, ये 98 में एक्सेप्ट कर लूंगा, ये 2 को एक्सेप्ट नहीं करूंगा।
और ये दो बाहर चले जाएंगे। मैं पूरा होमवर्क नहीं फाड़ दूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरा का पूरा एक्ट को डिच नहीं कर देता है। इट ओनली सेज दैट पर्टिकुलर क्लॉज विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन दे विल ओनली बी एलिमिनेटेड, रेस्ट दे कैन गो। तो 67 और 73 मैंने बताया, तो 66 will be there, 68 will be there, 69, 70, 71, 72, 74 will be there। लेकिन 73 और 67 देख रहे हैं आप, ये दोनों जो है हट जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द एक्ट इट विल गो अहेड। क्या ये इसमें किसी को डाउट है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। व्हाट डज दिस मीन? सो द राइट टू वेव इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल, constitutional right if it is voluntarily and knowingly done। सो ये जो राइट टू वेवर है, दिस इज ऑल्सो ए राइट, ओके, विच इज गिवन टू द कोर्ट। और ये किसके फेवर में दे सकते हैं? किसी भी इंडिविजुअल के फेवर में आप इसको दे सकते हैं। और व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली ए वॉलेंटरी relinquishment ऑफ राइट्स। ओके, जहां पर एक इंडिविजुअल अपना जो प्रिविलेज है या कोई अपना राइट है उसको इंटेंशनली छोड़ सकता है। ही कैन वेव इट। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, क्या वो अपना फंडामेंटल राइट्स छोड़ सकता है पार्ट 3 का? नहीं छोड़ सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हो क्या रहा है, इन द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर वी आर सेइंग दैट द पर्सन कैन फोरगो हिज राइट, बट द कैन द पर्सन सेज नहीं नहीं, मुझे ये बंधुआ मजदूर बना के रखे है ना, आई एम इन लव विद दैट पर्सन, आई एम फॉरगोइंग माई आर्टिकल 23 राइट। ऐसा हो सकता है? आई एम फॉरगोइंग माई आर्टिकल 21 राइट, आई एम फॉरगोइंग द राइट फॉर हैबियस कॉर्पस। नहीं हो सकता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम टाइप की चीजें अलाउड नहीं है। यहां पर एग्जाम्पल क्या है? यू कैन वेव योर राइट मे बी इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, जहां पर जो है देर इज सम राइट ऑफ प्रॉपर्टी और सम राइट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये नहीं कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते बहुत हैं, मुक्का मारते हैं, लेकिन मुझे प्यार भी उतना करते हैं। ये नहीं हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कोर्ट के, जी श्रीमान मैं आर्टिकल 21 अपना छोड़ रही हूं, या मैं आर्टिकल 23 अपना छोड़ रही हूं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे पीटते हैं, लेकिन मुझे शाम को जो है फूल लेके देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ आप जो है क्या कर सकते हैं, आप पार्ट 3 के बाहर जितने भी राइट्स हैं और लीगल राइट्स जो कि एक्ट्स के थ्रू आपको राइट्स दिए जाते हैं, वो आप जो है रिलिंक्विश कर सकते हैं। ओके, सो इंडिविजुअल्स दे कैन नॉट वेव देयर फंडामेंटल राइट्स, प्लीज रिमेंबर। ओके, बिकॉज यहां पर प्रॉब्लम समझ रहे हैं क्या आती है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं या बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो अब्यूज लेते जाएंगे, और यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो है, बिकॉज स्टॉकहोम सिंड्रोम इज अ रियल थिंग, है कि नहीं? कितने लोगों से आपने सुना है इस बारे में? स्टॉकहोम सिंड्रोम इज अ वेरी वेरी रियल थिंग। तो अगर अलाउ कर देंगे आप रिलिंक्विश करने के लिए, सो मेनी सो कॉल्ड पतिव्रता पत्नीज एंड मेनी ऑफ द सर्वेंट्स हु डोंट नो एनी बेटर देन देयर मास्टर, so they will be relinquishing their rights, and then these criminals will go scot free। these criminals they will go scot free। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इज ओनली इन सर्टेन राइट्स विच आर आउटसाइड पार्ट 3, और वो भी उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हर टाइप के राइट्स को रिलिंक्विश करते जाएं। ये बहुत ही केस बाय केस बेसिस पे देखा जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, देन वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। we have what? We have doctrine of eclipse. A law inconsistent with fundamental right is not nullified but remains in a dormant state and can be revived if the inconsistency is removed। What does this mean? So obviously all these are used under judicial review। बेसिकली जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है ये कहता है कि लॉ खत्म नहीं हुआ है। लॉ जो है वो खत्म नहीं हुआ है,
बेसिकली इट हैज बिकम डॉर्मेंट। अब यहां पर देखिए, सन के सामने मून आ जाए तो हमें सन दिखाई देगा? अर्थ से हमें सन दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। व्हाट इज दिस? दिस इज सोलर एक्लिप्स। दिस इज व्हाट? दिस इज सोलर एक्लिप्स, की सन पे एक्लिप्स छा गया। लेकिन क्या सन खत्म हो गया है? क्या दिख नहीं रहा तो? सन खत्म तो नहीं हुआ। सो उस केस में जो है, हम क्या कहते हैं कि लॉ खत्म नहीं हुआ, लॉ मरा नहीं है। द लॉ इज नॉट डेड, इट इज डॉर्मेंट। ये वापस आ सकता है, इट कैन कम बैक अलाइव इफ द इनकंसिस्टेंसी दैट इज प्रेजेंट विल बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट whosoever has made that law. Okay. Then comes doctrine of territorial nexus. So this allows laws to apply to persons, things, or events outside the state's territory if there is a sufficient connection. हमने एक चीज बताई थी कि जो हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहां तक होता है? हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है, इट इज कोर्ट टर्मिनस टू द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। जहां तक बाउंड्रीज होती है स्टेट की, वहां तक जो है आपका टेरिटोरियल जो टेरिटरी होती है, हाईकोर्ट का पावर वहीं तक होता है। अगर पटना हाईकोर्ट है तो जो बिहार स्टेट की बाउंड्रीज है वहीं तक होगा। महाराष्ट्र हाईकोर्ट जो है या बॉम्बे हाईकोर्ट, उसका महाराष्ट्र के बाउंड्रीज तक ही होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, सो व्हाट हैपेंस हियर इज, बेसिकली आप जो है बाहर जा सकते हैं स्टेट की टेरिटरी से अगर सफिशियंट, ऑलराइट, सफिशियंट कनेक्शन इज देयर। और ये कहां से है? ये कहां से आता है? सो दिस कम्स फ्रॉम, दिस पावर इज बेसिकली सीन इन आर्टिकल 245 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो 245 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, द स्टेट लेजिस्लेचर, दे कैन मेक अ लॉ जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट होगा, प्रोवाइडेड देयर इज ए सफिशियंट कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन। ओके, ये चीज क्लियर है? ऑल राइट। अब यहां पर एक और चीज होती है। ओके, यहां पर एक और चीज होती है कि आप अगर आर्टिकल 245 क्लॉज 2 देखिएगा, क्लॉज 2 देखिएगा तो उसमें क्या बोलता है कि नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को आप ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया से बाहर जो है इसका इम्पैक्ट है, तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। किसके पास पावर है दैट इवन इंडिया के बाहर के लिए लॉ बना सकता है? उसका इन्फोर्समेंट, अदर इन्फोर्समेंट की मैं बात नहीं कर रहा, इंडिया की औकात पे डिपेंड करेगा कि क्या वो इन्फोर्स कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ। कल को अगर हमने लिपू लेक, ओके, और या कोको आइलैंड या कच्छातीवू या कोई मालदीव्स का आइलैंड पे हमने बोला कि ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है ये इंडिया का है, अब यहाँ का जो गवर्नेंस है हम देखेंगे, सो हु कैन मेक द लॉ फॉर दैट? द पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ फॉर दैट एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज सेइंग कि ये तो इंडिया से बाहर है। ओके, ऑल राइट, बट देयर हैज टू बी सम रियल एंड सब्सटैंशियल कनेक्शन। ओके, कोई सब्सटैंशियल कनेक्शन होना पड़ेगा। ओके, तभी जाके आप टेरिटोरियल नेक्सस का फायदा उठा सकते हैं। Then comes doctrine of pith and substance. So it focuses on the true nature of legislation to determine the legislature's competency to pass that law. Very important. This pith and substance is perhaps the most important when it comes to judicial review. क्योंकि आप वहां पर देखते हैं कि क्या लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट है पास करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइल से, इसके पहले तो आपको देखना ही होता है कि क्या अल्ट्रा वायर्स है कि नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो तो आप शॉट डाउन कर देंगे। लेकिन एक दूसरा भी प्रॉब्लम आती है कि स्टेट लेजिस्लेचर इज कमिंग आउट ऑफ इट्स शेल। उसको कहा गया कि तुम स्टेट के लिए लॉ बनाओ, वो पूरे कंट्री के लिए लॉ बना रहा है। तो वहां पर जो है इट कैन कम डाउन हेविली बिकॉज द लेजिस्लेचर इज नॉट कॉम्पिटेंट, द कोर्ट विल कम डाउन हेविली। देन कम्स डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। आई थिंक दिस वॉज ए क्वेश्चन इन योर GS2 पॉलिटी सम इयर्स बैक। सो ये जो है पिथ एंड सब्सटेंस कलरेबल लेजिस्लेशन, ये आते रहता है आपका। सो लेजिस्लेचर कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट इट कैन नॉट डू डायरेक्टली। सो ये चीज समझ में आई आपको? कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि आप ऐसी चीज
इनडायरेक्टली नहीं कर सकते जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग, यस, व्हाट अ बॉडी कैन नॉट डू डायरेक्टली इट कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। सो बेसिकली यहां पर कोई ऐसा लॉ आप नहीं बना सकते जो इनडायरेक्टली इंक्रोच कर रहा है ऑन द मैटर्स वेयर यू आर प्रोहिबिटेड डायरेक्टली। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को देखा जाता है कि अगर स्टेट को पहले मना कर दिया गया अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, तो वो इनडायरेक्टली कुछ ऐसा लॉ बना रहा है जिसके वजह से जो उसको डायरेक्टली मना किया गया था वो इनडायरेक्टली आ जाए। ऑर्डिनेंस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ऑर्डिनेंस जो है, क्या ऑर्डिनेंस से आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला सकते हैं? ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं? कैन यू डू ऑर्डिनेंस? द आंसर इज नो। ओके, आप नहीं कर सकते। ओके, देन डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर, पावर्स नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इम्प्लाइडली ग्रांटेड टू फुलफिल इट्स ड्यूटी। इसका मतलब क्या, देखिए बहुत सारे जो है, बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स में क्या होता है, सॉरी बहुत सारे पावर्स में क्या होता है, वो डायरेक्टली नहीं लिखा रहता है बट इट इज इम्प्लाइड। ओके, हमारे यहाँ जैसे कैबिनेट का बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, ओनली वन वर्ड कैबिनेट इज मेंशन्ड एंड दैट इज आल्सो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 352। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि जो इंडिया इंडिया में अगर आप देखेंगे कि विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड इट इज इम्प्लाइड कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो उसमें क्या होता है, जुडिशियल रिकॉग्निशन मिल जाती है कि ठीक है सर आप ये कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन, भले ही लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक्शन का सैंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। वट एवर एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड उसका सैंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं है बट इट इज इम्प्लाइड। सो हु विल डिसाइड इम्प्लीकेशन कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, उसका व्हाट इज इम्प्लाइड, हु विल डिसाइड? somebody who has the power to interpret the constitution or not, somebody who has the power to interpret the constitution, और वो होगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो आपको क्या चाहिए, आपके एक्शंस का जुडिशियल रिकॉग्निशन चाहिए। आपको जुडिशियरी रिकॉग्नाइज कर दे कि हाँ जी ठीक है जो आप कर रहे हैं, इट इज वेरी फाइन, इट इज इम्प्लाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन डायरेक्टली। सो उस केस में जो है हम लोग देखेंगे। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके, so doctrine of incidental and ancillary power, so which is power necessary to effectuate granted power. So what does this mean? यहां पर भी अगर आप देखेंगे कि there are certain powers which are necessary to bring to force other powers. okay, तो इसके लिए जो है, मतलब इसको ऐसे समझिए आप कि चलिए एक्स वाई जेड पावर है एंड दिस एक्स वाई जेड पावर कैन नॉट बी यूज्ड अंटिल यू हैव एबीसी पावर। एक्स वाई जेड पावर को आप यूज नहीं कर सकते एज द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव अनलेस एंड अंटिल यू डोंट हैव एबीसी पावर। सो दिस इज बेसिकली, इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें जो है आप लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को बढ़ा रहे हैं, जहां पर यू आर बीइंग ग्रांटेड अथॉरिटी ओवर ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट सो दैट यू कैन basically fulfill your duties। okay, basically you can use the other power। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, ठीक है। उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीसिडेंट। व्हाट डज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीसिडेंट मींस? डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट्स बाइंड लोअर कोर्ट्स। और ये कहां पर हमें दिख रहा है? सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 141, दैट सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो आपको मानना पड़ेगा, नो मैटर हु यू आर। The Supreme Court is the highest court in the country, and you have to accept the Supreme Court's judgment. Okay, and it is binding on all courts. Then doctrine of occupied field. तो doctrine of occupied field में क्या कह रहा है? When the union has legislated comprehensively on a concurrent subject, the state cannot legislate. अब concurrent subject में क्या होता है? Both the union and state can legislate. Both the union and state can legislate, but here what is happening? यहां पर जो है, अगर यूनियन ने कॉम्प्रिहेंसिवली लेजिस्लेट कर दिया है तो इट हैज द ओवर राइडिंग पावर। इट हैज व्हाट? इट हैज द ओवर राइडिंग पावर। एंड स्टेट जो है वहां पर
लेजिस्लेट नहीं कर सकता है। स्टेट कैन नॉट लेजिस्लेट वेयर द यूनियन हैज लेजिस्लेटेड कंप्रिहेंसिवली। एंड अगर दोनों में आमने सामने आ जाए तब क्या होगा? इफ द यूनियन लॉ is against the state law in a concurrent subject, then union law will prevail. Then the union law will prevail. Okay, all right. ये आपने देखा होगा आर्टिकल 244, याद आया? 254, नॉट 244, आर्टिकल 254। ओके, ठीक है। Then doctrine of prospective overruling, so future effect to rulings allowing past action under the old law to remain valid। ये कहाँ यूज हुआ था? क्या मैं कह सकता हूँ ये 9th शेड्यूल में यूज हुआ था इन द IR सीलो केस, जहां पर यह कहा गया था कि 1973 24 अप्रैल के बाद वाले जितने भी लॉ हैं वहां पर 9th शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू विल बी पॉसिबल, लेकिन 1973 के पहले वाले जितने भी लॉ हैं उसमें 9th शेड्यूल जो है बेसिकली इट विल बी इंटैक्ट। ये समझ में आया? 9th शेड्यूल क्या था? अगर आप किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दे इट वुड बिकम इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। बट इन द केशव नंदा भारती केस द बेसिक स्ट्रक्चर वाज डन, एंड बेसिक स्ट्रक्चर में यह कहा गया था दैट देयर विल बी जुडिशियल रिव्यू, यू कैन नॉट कर्टेल इट। लेकिन फिर भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग टाइप के जो लॉ हैं उसको यूज करके हम क्या कहते हैं कि 1973 दैट इज केशव नंदा भारती वाला जो ईयर है और उसका डेट 24 अप्रैल, उसके पहले के जितने भी लॉज हैं ऑल ऑफ देम दे विल बी इम्यून। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वाले डेट से के बाद जितने भी लॉ 9th शेड्यूल में डाले गए हैं दे विल बी लायबल फॉर द जुडिशियल रिव्यू। क्या ये चीज क्लियर है? नाउ कम्स डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली रिकॉन्साइलिंग कंफ्लिक्टिंग प्रोविजन टू गिव इफेक्ट टू बोथ। ये कहां पर था? ये तो सबको पता है। ये तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। मिनर्वा मिल्स केस में था, यस। किसके बीच था? फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। सो बेसिकली it is to resolve conflicts between two or more provisions in the constitution, so that देखिए क्या होता है ना, whenever there is a conflict अगर आप उसको रिजॉल्व करते हो there will be some winner some loser। तो इस टाइप के केस में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को यूज करके हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो स्टैट्यूट विच इज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसके बीच में कोई विनर और लूजर नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ विनर और देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ लूजर। व्हाई? बिकॉज आप अगर कहेंगे कि डीपीएसपी की औकात कम है फंडामेंटल राइट से, सो विल इट होल्ड गुड फॉर डीपीएसपी इन द फ्यूचर जजमेंट्स? डीपीएसपी का आप सब्सिक्वेंटली औकात कम करते चले जाएंगे, उसका जो इम्पैक्ट है उसका जो एक्शन है वो कम होते चला जाएगा। ओके, सो इसीलिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट स्टैट्यूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ ब्रॉड लिबरल मैनर सो दैट इट embodies द स्पिरिट फुली। तो ये क्या मैं कह सकता हूं? डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन वाज यूज्ड इन द मेनका गांधी केस फॉर आर्टिकल 21 सेइंग दैट इट इज नॉट मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। ओके, इट इज नॉट मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। लेकिन गलत बात है, समथिंग दैट वी ऑलवेज से कि ए के गोपालन साहब को क्या बोल दिया था, नहीं नहीं फॉर यू इट इज मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, बट व्हेन मेनका गांधी मैडम वेंट शी सेड नो नो माय स्वीट चाइल्ड please sit, I will introduce natural justice for you। Okay, then other powers of the supreme court में क्या आता है? इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स है, सो कोर्ट हैज द ओरिजिनल एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी ऑन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी फेडरल है? इज इट नॉट फेडरल इन नेचर? यस। Conduct of UPSC SPSC members, it can inquire into their conduct upon presidential reference and recommend removal if found guilty। तो UPSC SPSC again it is constitutional body, both of them are constitutional body। Then they have the authority to withdraw cases from high courts to itself or transfer cases between high court। तो ये एक तरीके से रिट का भी पावर है, हम कह सकते हैं that it can certify certain cases।
Then its laws are binding on all courts in India, Article 141, and it supervises and control all courts and tribunals within India's territory. Okay. Or Parliament, please remember, it can only enlarge. It can only enlarge the jurisdiction. Okay. It cannot curtail it. ओके इसका जो है बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है, डिमिनिश नहीं कर सकता है जुरिस्डिक्शन. ओके. इज इट क्लियर? कोई डाउट अभी तक इसमें? एनी डाउट? सो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका खत्म हो गया. इसमें कोई डाउट बचना नहीं चाहिए. एक क्वेश्चन यूपीएससी जनरली पूछता है. एक क्वेश्चन ना, वो एचसी का, एमपीज और एमएलए का नहीं, ओनली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट. एमपी एमएलए जाइए हाई कोर्ट. ओके. सो आर्म्ड फोर्सेस. ओके. आर्म्ड फोर्सेस जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनका अपील क्या सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है? द आंसर इज यस. प्लीज रिमेंबर, अंडर द आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स एक्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज द authority to hear the appeals of the armed forces tribunal cases. Okay. And even judicial review is possible. Even judicial review is possible for armed forces tribunal का awarding. Okay. क्या ये चीज क्लियर है? Yes. Supreme Court has all the power. इसी के साथ जो है आपका सुप्रीम कोर्ट इज ओवर. ये सुप्रीम कोर्ट jurisdiction है. हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूएस सुप्रीम कोर्ट. सो यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल jurisdiction है इट इज ब्रॉडर, वेराज इंडिया का लिमिटेड है. अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट फॉरेन डिप्लोमैट, स्टेट्स, फेडरल गवर्नमेंट, मैरिटाइम या नेवल केसेस भी देख सकता है. इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो अपेलेट जुरिस्डिक्शन है वो ज्यादा बड़ा है. अब समझ में आया वाई इट इज इंडिया के केस में अपेलेट जुरिस्डिक्शन बड़ा है? बिकॉज वी आर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी. वी आर ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इसीलिए अपील इज पॉसिबल. अमेरिका में स्टेट्स एंड फेडरल अलग अलग है क्योंकि वहां स्टेट्स आर वेरी पावरफुल. इंडिया में स्टेट्स डू नॉट हैव द सेम पावर. वी आर नॉट ए कमिंग टुगेदर सेटअप. वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ यूनिटरी टिल्ट. ओके. देन यहां पर जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का बहुत लिमिटेड है अपेलेट जुरिस्डिक्शन कंपेयर टू इंडिया. स्पेशल लीव जो है इंडिया के पास बहुत ब्रॉड है. स्पेशल लीव पिटिशंस वगैरह दैट कैन हैपन इन इंडिया अंडर आर्टिकल 136. अमेरिका में जो है इसके पास ऐसा कुछ पावर नहीं है. ओके. टू गेट द स्पेशल लीव. तो ये क्वेश्चन दोस्त आ सकता है. प्लीज रिमेंबर, ये जीएस2 पॉलिटी में कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन करके है. आपने अगर जीएस2 मेंस का सिलेबस देखा है उसमें कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन करके एक टॉपिक आता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं. इस साल भी पूछा था बाय द वे. देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. सो इंडियन सुप्रीम कोर्ट कैन प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स, वेराज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है. इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास सिग्निफिकेंट जुडिशियल रिव्यू है, बट इट इज कंसिडर्ड नैरोअर देन इट्स अमेरिकन काउंटर पार्ट. अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी होता है, ये आपको पता है ना. ब्रिटेन में देयर इज अ लेजिस्लेचर सुप्रीमेसी, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी. अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी है. इंडिया में क्या है? इंडिया में बैलेंस ऑफ पावर है, सेपरेशन एंड बैलेंस ऑफ पावर. ओके. American Supreme Court has a very wide scope of judicial review, including the power to overturn laws and executive actions of the president if it finds it unconstitutional. तो यही चीज जो है, because of having very wide scope of judicial review, American Supreme Court, they are considered very powerful. Indian Supreme Court, they protect citizen right according to the procedure established by law. But because this is in the original constitution, उसके हिसाब से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है. आज भी है क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ? वी हैव शिफ्टेड टू अ ड्यू प्रोसेस regime आफ्टर द मेनका गांधी केस, and I can also say after the केशव नंदा भारती केस, we have shifted to a ड्यू प्रोसेस regime. लेकिन ओरिजिनली हम क्या थे? ओरिजिनली हम क्या थे? ओरिजिनली हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ विच वाज ए ब्रिटिश ट्रेडिशन, विच वाज ए ब्रिटिश थिंग दैट वी हैव टेकन. और अमेरिकन कोर्ट स्टार्टिंग से ड्यू प्रोसेस पे था. सो ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या है? ड्यू प्रोसेस में हम नेचुरल जस्टिस वगैरह की चीजें भी देखते हैं. ओके. उसमें जो है वहां पर
ये नहीं देखा जाता है कि कितना प्रोसीजर करेक्ट था, ये देखा जाता है फेयरनेस कितना सही था। ओके। Jurisdiction and power modification. So Indian Supreme Court is its jurisdiction and powers can be enlarged by the Parliament, and American Supreme Court, they are strictly defined by the Constitution and cannot be altered by the Congress. So Indian Parliament के पास power है कि enlarge हो सकता है jurisdiction, but for American Supreme Court वहां का Constitution is more or less set in stone. बहुत मुश्किल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, whereas Indian Constitution is a mixture of rigidity and flexibility. Judicial superintendence and control. Indian Supreme Court, they have the power of judicial superintendence and control over all courts, Article 141. अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा पावर नहीं है। वाई? बिकॉज अमेरिका में डुअल कोर्ट सिस्टम है, इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ओके। एंड फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करें, सो आर्टिकल 13 जो है, इट डिक्लेयर्स लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नल एंड वॉइड। तो यहां पर क्या होता है, आर्टिकल 12 में हम स्टेट को डिफाइन करते हैं, और आर्टिकल 13 में हम लॉ को देखते हैं कि लॉ क्या है। ओके, तो इन दोनों को मिला के फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन होता है। एफआर का प्रोटेक्शन कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट यू डिफाइन व्हाट इज अ स्टेट, एंड द सेकंड इज यू डिफाइन व्हाट इज ए लॉ, and what kind of laws are included under the umbrella of law which can be reviewed by the Supreme Court. तो इसी के अंदर जो है आर्टिकल 13 के थ्रू यू गेट द जुडिशियल रिव्यू पावर। सो इज इट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड? क्या जुडिशियल रिव्यू टर्म जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। द आंसर इज नो, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, इट इज implied in the article 13. ओके, तो इस तरीके से जो है वी हैव completed Supreme Court. Any doubts that you guys have? एक बड़ा काम हो गया आज। ओके।